इस ट्रेनिंग सेशन में हम हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज डिस्कस करेंगे जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि NABH के 5th एडिशन स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड हैं। सबसे पहली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है AAC1 स्कोप ऑफ सर्विस, यानी कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्लिनिकल सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जिनके लिए हम इनपेशेंट, आउटपेशेंट, इमरजेंसी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो स्पेशलिटीज हमारे पास हैं वो हैं एनेस्थीसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल एंड इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी मेडिसिन, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिकल एंड सर्जिकल, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी इंक्लूडिंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी इंक्लूडिंग डायलिसिस, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, obstetrics and gynecology, oncology, medical and surgical, orthopedic surgery including joint replacement, ENT, pediatrics, plastic and reconstructive surgery, respiratory medicine, urology। अब हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बात करेंगे जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसमें है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, TMT, PFT, CT, MRI, स्लीप लैब, न्यूरो लैब जिसमें कि EEG और EMG होता है, कैथ लैब, ऑडियोमेट्री, लेबोरेटरी, और इसके अलावा कुछ सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसमें है फार्मेसी, मॉर्चरी और एम्बुलेंस। अब हम बात करेंगे उन सर्विसेज की जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ऑफ्थेल्मोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ट्रांसप्लांट और डेंटल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है AAC9E सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल में पेशेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में ट्रांसफर करने की या ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती रहती है। हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। स्टेबल पेशेंट यानी कि वो पेशेंट जिनके वाइटल पैरामीटर्स ओके हैं, या अनस्टेबल पेशेंट जिनके वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट में नहीं है या डिरेंज्ड हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। हॉस्पिटल के ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक सेंटर में पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन। यदि हम किसी स्टेबल पेशेंट को जिसके वाइटल्स ओके हैं हॉस्पिटल के ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं किसी टेस्ट को कराने के लिए या रूम चेंज करने के लिए, तो हम उसके साथ अटेंडेंट या GDA को भेजेंगे। अगर किसी स्टेबल पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है या डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा जा रहा है तो हम उसके साथ अटेंडेंट और GDA तो भेजेंगे ही, साथ में इस पेशेंट को BLS एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं अगर हम किसी अनस्टेबल पेशेंट्स को जिसके वाइटल डिरेंज्ड हैं या नॉर्मल लिमिट में नहीं है हॉस्पिटल के ही किसी हिस्से में या हॉस्पिटल के ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो उसके साथ डॉक्टर और नर्स या EMT जाएंगे। अगर किसी अनस्टेबल पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा जा रहा है कोई टेस्ट कराने के लिए, तो उसके साथ डॉक्टर और नर्स तो जाएगी ही, साथ में ये पेशेंट ACLS एम्बुलेंस में जाएगा। हॉस्पिटल से होने वाले सभी ट्रांसफर्स जो कि एम्बुलेंस के जरिए होते हैं उनके लिए एक ट्रांसफर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें कि हर पेशेंट की कंडीशन, किस एम्बुलेंस में उस पेशेंट को ले जाया गया और उसके साथ कौन सा स्टाफ गया था, ये डिटेल नोट की जाती है। पेशेंट की सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन से पहले पेशेंट और उसके अटेंडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि पेशेंट को किस लिए ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जिस भी डिपार्टमेंट या डायग्नोस्टिक सेंटर में पेशेंट को भेजा जा रहा है वहां पर भी इन्फॉर्म किया जाता है और उस सर्विस या बेड की अवेलेबिलिटी कंफर्म की जाती है जिसके लिए पेशेंट को ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद ही पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूजुअली व्हीलचेयर या स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट की IPD फाइल या पेशेंट की ट्रांसफर समरी साथ ले जाई जाए। जब भी पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो सीट बेल्ट और स्ट्रेचर के ऊपर साइड बार को हमेशा एंगेज रखा जाता है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर को जब भी कहीं पार्क करते हैं या पेशेंट को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पे बिठाते या उठाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि उसके व्हील्स हमेशा लॉक हों। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 2
पेशेंट आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कि एक UHID या MR नंबर होता है और दूसरा पेशेंट का नाम होता है। ये दोनों ही डिटेल पेशेंट के ID बैंड के ऊपर मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉलिसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है COP1 यूनिफॉर्म केयर एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पहले हम इसमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डिस्कस करेंगे। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसके सिम्टम्स के हिसाब से उसके टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से उसकी डिजीज को पहचाना जाता है या डायग्नोसिस बनाया जाता है और मेडिकल लिटरेचर में उस बीमारी का जो भी इलाज है उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाता है। इस तरह हमारे पास पेशेंट को दिए गए इलाज का लॉजिक और एविडेंस होता है कि पेशेंट को ये इलाज क्यों दिया गया, क्योंकि पेशेंट की ये बीमारी थी। पेशेंट की ये बीमारी कैसे पता लगी, क्योंकि पेशेंट के ये टेस्ट किए गए थे। और पेशेंट के ये टेस्ट क्यों किए गए थे, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स या पेशेंट के लक्षण ऐसे थे जिनके लिए ये टेस्ट करना जरूरी थे। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करने से हम पेशेंट्स को यूनिफॉर्म केयर दे पाते हैं। यूनिफॉर्म केयर का मतलब है कि अगर हॉस्पिटल के दो अलग अलग वार्ड्स में, जैसे कि प्राइवेट रूम और जनरल वार्ड में, एक ही बीमारी के पेशेंट्स एडमिट हैं तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसे हम यूनिफॉर्म केयर पॉलिसी कहते हैं। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है COP5 यूनिफॉर्म यूज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हॉस्पिटल में आने वाले सभी पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, स्टाफ, एम्प्लॉइज, विजिटर्स के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ अगर किसी भी व्यक्ति को बेहोश पाता है तो वो नजदीकी क्लिनिकल स्टाफ से मदद मांगता है और 444 नंबर पे कोड ब्लू अनाउंस कर सकता है। कोड ब्लू अनाउंस करने के लिए आप 444 नंबर पे किसी भी लैंडलाइन से कॉल करिए और अपनी लोकेशन कोड ब्लू के साथ 3 बार दोहराइए। ये इंफॉर्मेशन फिर पब्लिक एड्रेसल सिस्टम पे दोहराई जाएगी और उसके बाद डॉक्टर्स और नर्सेज की एक टीम उस जगह पे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने के लिए तुरंत पहुंचेगी। इस टीम में ACLS ट्रेन डॉक्टर और नर्सेज होते हैं जो कि आके पेशेंट को रिवाइव करते हैं। इस टीम में GDS होते हैं जो कि स्ट्रेचर लेके आते हैं ताकि पेशेंट को वहां से वार्ड में या इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा सके। इस टीम में सिक्योरिटी भी होती है जो कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है और डॉक्टर्स के आने और पेशेंट को ले जाने के लिए रास्ते को साफ करती है। अब हम बात करेंगे कोड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर की। कोड ब्लू सर्विसेज हॉस्पिटल में आने वाले सभी पेशेंट, अटेंडेंट्स, विजिटर्स और स्टाफ के लिए अवेलेबल रहती है और ये सर्विस हॉस्पिटल के सभी फ्लोर्स पे अवेलेबल है। इसके लिए हॉस्पिटल के हर फ्लोर पे एक क्रैश कार्ट रखा गया है जिसमें कि लाइफ सेविंग मेडिकेशंस और ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। जहां पे क्रैश कार्ट नहीं जा सकता है, जैसे कि बेसमेंट और रूफटॉप, उसके लिए एक जंप किट का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा कोड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर में ACLS ट्रेंड स्टाफ रहता है। एक कोड ब्लू टीम में जो स्टाफ रहता है वो है एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, GDS और सिक्योरिटी। ये एक क्रैश कार्ट है जिसमें कि लाइफ सेविंग मेडिकेशन, ऑक्सीजन और बाकी सामान रहता है जिसे कि कोड ब्लू की लोकेशन पे ले जाया जा सकता है ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। ये एक जंप किट है जिसमें कि लाइफ सेविंग मेडिकेशन और सामान रहता है जिसे हम बेसमेंट या रूफटॉप पे ले जा सकते हैं। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है COP15D अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हॉस्पिटल में अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास एडमिट किसी पेशेंट ने अगर अपने ऑर्गन्स पहले प्लेज किए हैं या कोई पेशेंट अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो हम उन्हें नजदीकी ऑर्गन बैंक्स या ऐसे हॉस्पिटल जहां पे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वहां के लिए गाइड करते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट्स को इस बारे में जागरूक बनाने के लिए ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के पोस्टर वेटिंग एरिया में लगाए गए हैं। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है COP16AB वल्नरेबल पेशेंट्स। वल्नरेबल पेशेंट्स वो पेशेंट होते हैं जो कि अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली खुद नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में वो सारे काम आते हैं जो हम रोज खुद अकेले करते हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े बदलना, खाना खाना और अपना ध्यान रखना। डिफरेंटली एबल्ड या मेंटली चैलेंज पेशेंट्स, प्रेग्नेंट विमेन, 60 साल से बड़े और 12 साल से छोटे पेशेंट्स,
कोमाटोज और क्रिटिकली इल पेशेंट्स, पेशेंट्स अंडर सेडेशन एंड एनेस्थीसिया, डायलिसिस पे जो पेशेंट रहते हैं, और कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को वल्नरेबल पेशेंट्स की कैटेगरी में माना जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, डिफरेंटली एबल पेशेंट्स, प्रेग्नेंट लेडीज, 12 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से बूढ़े पेशेंट, कोमाटोज और क्रिटिकली इल पेशेंट, डायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं, और कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को वल्नरेबल पेशेंट्स कैटेगरी में काउंट किया जाता है। वल्नरेबल पेशेंट्स की केयर के लिए हॉस्पिटल में कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे कि वल्नरेबल पेशेंट्स को ओपीडी, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट कलेक्शन में प्रायोरिटी दी जाती है। हॉस्पिटल के सभी हिस्सों को वल्नरेबल पेशेंट व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, या स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से वल्नरेबल पेशेंट हॉस्पिटल के हर हिस्से में जा सकते हैं। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक रैंप है और उसके बाद हर फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट का इंतजाम किया गया है। रैंप के दोनों तरफ हैंड रेल लगी है, जिससे कि वल्नरेबल पेशेंट उसका सहारा लेके चल सके। इसके अलावा लिफ्ट के अंदर लगे हुए बटन्स ब्रेल में भी फ्लोर के नंबर्स बताते हैं, ताकि ब्लाइंड पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल आराम से कर सकें। इसके साथ ही पेशेंट वॉशरूम में ग्रैब बार्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वल्नरेबल पेशेंट सहारा लेकर उठ सकते हैं या बैठ सकते हैं। हॉस्पिटल की सभी स्टेयर्स के साइड में हैंडरेल लगाई गई है, ताकि वल्नरेबल पेशेंट्स इनका सहारा लेके आराम से सीढ़ियां चढ़ सकें। जहां भी फ्लोर का लेवल चेंज होता है, जैसे कि सीढ़ियां शुरू होती हैं या खत्म होती हैं, वहां पे फ्लोर के ऊंचे लेवल को एक हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट किया जाता है, ताकि वल्नरेबल पेशेंट्स आसानी से इसे पहचान सकें। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्ट्रेचर्स और व्हीलचेयर के ऊपर सीट बेल्ट और साइड रेल और व्हील्स पे ब्रेक्स लगाए गए हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाया गया है। थैंक यू।